हेलो एवरीवन। कल हमने आपको बताया था कि सांसदों की योग्यता और अयोग्यता क्या है। अब अगर सांसदों की योग्यता देखा जाए तो 25 और 30 वर्ष में काफी अंतर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है। वैसे दोस्तों, बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो 30 वर्ष की उम्र में राज्यसभा में चले जाएं। भाई मिनिमम कट ऑफ तो 30 वर्ष है। ये सामान्यतः राज्यसभा में जाने वाले एवरेज सदस्यों की उम्र 50 लगभग 60 साल के बीच होती है। हाँ, लोकसभा में तो 25-30 के बीच में कई लोग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि राघव चड्ढा राज्यसभा में गए। तो अपने आप में बड़ी बात है कि 30 साल की उम्र में राज्यसभा में पहुंच जाना या 25 साल की उम्र में लोकसभा में पहुंच जाना, विधानसभा में पहुंच जाना बड़ी बात है। अब जरा देखिए, अब सवाल एक लाभ के पद पर न हो, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अब लाभ के पद का मतलब क्या है और सक्षम न्यायालय के द्वारा, पहले एक आपको बता दें फिर लाभ के पद का थोड़ा विस्तार कर दें, क्योंकि इस पे विवाद समय समय पे होते रहे हैं। तो ये बात बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। कई बार बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और उनका कहीं एग्जाम में पास नहीं होता, बड़े दुखी हो जाते हैं। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की बात बड़ी ध्यान में रखने की है कि उन्होंने कहा था कि इस लोकतंत्र में क्या होता है कि जिसे मैथमेटिक्स नहीं आती वो ग्रुप डी के एग्जाम में भी पास नहीं हो सकता, लेकिन वो वित्त मंत्री बन सकता है। इसलिए बच्चों, ये योग्यता आप खास तौर पे देखो। सांसद बनने के लिए पीटी पास करना है, मेंस पास करना है, कुछ करना है, इतनी क्वालिफिकेशन तो हमारे यहाँ सबके पास है। इसलिए जीवन में निराश होने का नहीं बच्चों। तो हम तो कुछ एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता, बड़ी निराश हो जाते हैं। हमको लगता है अरे दुनिया में कुछ है ही नहीं है, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसी भावनाएं आने लगती है। आप जरा सोच के देखो, सांसद बनने का रास्ता खुला हुआ है। यहाँ कौन सा एग्जाम देना है, यहाँ कौन सा सी सेट देखना है कि मैथमेटिक्स देखना है, क्योंकि भारत के नागरिक तो पैदाइश ही हो गए। उम्र बढ़ी जाएगी, उम्र बढ़ाने में अपना कोई योगदान तो होता नहीं। उम्र बढ़ी जाएगी, शपथ ले लेंगे। और जब लाभ के पद की बात आती है तो ठीक है, लाभ के पद के पहले सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त का न हो। मतलब दोस्तों, जो पागल ना हो। अब पागल व्यक्ति अपना ही जीवन नहीं सही चला पाएगा तो जनता की आवाज कैसे रिप्रेजेंट करेगा। लोकसभा का सदस्य कम से कम आम जनता की आवाज को रखे, राज्यसभा का सदस्य राज्यों की बात को रखे। राज्यसभा का सदस्य क्या है, वो आम जनता की आवाज नहीं रखता। राज्यसभा का सदस्य तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, बिहार, इन राज्यों की बात को रखे। लोकसभा का सदस्य हमारी आपकी बात को रखे। इसीलिए कहा भी जाता है डेमोक्रेसी क्या है, हमारे प्रतिनिधियों का शासन है। तो लोकतंत्र की भावना यह है कि भैया हमने अपनी इच्छा अपने प्रतिनिधियों को 5 साल के लिए दे दी है। अब 5 साल के लिए हमने अपनी इच्छा दे दी है तो हमारी इच्छा के हिसाब से वो काम करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्त का है तो कैसे हमारी इच्छा समझ पाएगा, अपनी इच्छा नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप कहोगे सक्षम न्यायालय सर क्या है? अरे कोई अगर विकृत चित्त का है, पागल है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, ये तो डॉक्टर तय करेगा। न्यायालय कैसे बताएगा? भाई जज के पास कौन सी कैपेबिलिटी है? तो इसलिए कहा गया है, क्योंकि याद रखो दोस्तों, अगर जज को काम में न दिया गया होता फिर तो हमारे यहाँ सत्ताधारी दल के लोग कहते राहुल भैया पागल है। ये बात ध्यान रखिए। और हम तो कई बार हम दोस्तों को चलते फिरते कहते चल पागल। तो हमारे पागल कहने से कोई पागल नहीं होगा, यानी जज ही तय करेगा कि कौन विकृत चित्त का है। इसलिए जज मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ले सकता है, हॉस्पिटल रिपोर्ट देखेगा, उसके आधार पे तय करेगा, जिससे किसी तरीके से व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो। क्योंकि जो न्यायाधीश होता है वो कोई राजनीतिक पद नहीं है। न्यायाधीश का मतलब है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है। भाई हमारे लोकतंत्र में जो न्यायाधीश हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है। इसलिए तटस्थ और निष्पक्ष रूप में काम करे। इसलिए सक्षम न्यायालय। सक्षम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पटना रह रहा है तो पटना हाईकोर्ट तय करेगा, ये नहीं कि मुंबई हाईकोर्ट तय कर रहा है। उसके मामले में सक्षम न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट नहीं होगा। जहां वो रह रहा है, जहां उसका निवास है, वो हाईकोर्ट बताए। इसे कहा दिया कॉम्पिटेंट जुडिशरी। दूसरी बात है अनमोचित दिवालिया हो। अब दोस्तों, अब जरा सोच के देखो, कई लोग, मतलब हमारे यहाँ ये नहीं लिखा गया संविधान में बैंकरप्ट हो, लिखा गया अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो।
अब बात को ऐसे समझिए कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ा धोखाधड़ी चलती है, लोग बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेके जानबूझ के डिफॉल्टर बन जाएंगे। तो ये बड़ा विडंबना है दोस्तों। अब सवाल है कि मान लो कि किसी हमने बैंक से लोन लिया, तो लोन लेने के पहले बैंक देखता है कि भाई हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के आधार पर बैंक लोन देगा, क्योंकि बैंक को ये भी चिंता है कल के लिए हमारा बिजनेस डूब गया तो बैंक का पैसा तो न डूबे। तो मान लीजिए कि कल के लिए मैं लोन न चुका पाऊं तो बैंक क्या करेगा कि हमारी सारी प्रॉपर्टी या किसी व्यक्ति सारी प्रॉपर्टी को देखेगा, बेचेगा, उससे अपना पैसा वापस मिल जाएगा। अगर बैंक को उससे अपना पैसा वापस मिल गया तो बैंक ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट इंग्लिश में लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, बैंक ने व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया क्योंकि बैंक को उसके सारे सामान बेचने से भी उसे पैसा नहीं मिल पाया। उसके पास जो जमीन थी, कागजात, मकान थे, सब बेच दिया, फिर भी बैंक को पैसा नहीं मिल पाया। तो अब सवाल है कि जो व्यक्ति अपने ही जीवन का वित्तीय प्रबंध नहीं कर पा रहा है उसे सांसद बना देंगे, देश भी बेच खा जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भैया ऐसा व्यक्ति सांसद नहीं होना चाहिए। यानी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए दोस्तों, केवल मेंटल इंटीग्रिटी होना पर्याप्त नहीं है। देश को चूना लगाने वाला आदमी नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमारे यहाँ बड़े बड़े से चूना लगाने वाले व्यक्ति बैठे हैं। यानी हर गांव में नीरव मोदी और विजय माल्या का छोटा छोटा संस्करण है जो देश को कई माध्यम चूना लगाते रहते हैं। उसके बाद कहा गया है देश यानी किसी अन्य देश की नागरिकता ले चुका हो, अगर कोई व्यक्ति हमारा नागरिक ही नहीं है तो स्वाभाविक रूप में उसकी निष्ठा हमारे देश के प्रति नहीं रही। अब नेपाल किसी नागरिक को भारत का सांसद नहीं बनाया जा सकता, या किसी व्यक्ति ने अगर अपनी निष्ठा कनाडा में रख ली हो तो उसको सांसद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पद क्या है, जनता की सेवा के लिए है। दोस्तों बात ध्यान में रखने की है। यद्यप जब हमारा संविधान बना तो उसके बाद फिर संसद ने विधि का निर्माण किया। संसद ने तय किया कि भाई सांसदों को वेतन भत्ता कितना मिलेगा। जब योग्यता तय कर दी गई और ये भी कह दिया गया कि संसदीय विधि के द्वारा अन्य अयोग्यताएं तय की जाएंगी, ये भी ध्यान देने की बात है। तो अन्य अयोग्यता का मतलब है भाई संविधान में 3 अयोग्यता लिख दी गई, यानी 4 अयोग्यता लिख दी गई और बाकी कह दिया गया कि अन्य अयोग्यता संसद तय करेगी। इसके लिए संसद ने बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। उसमें बाकायदा संसद ने कहा अन्य योग्यता का मतलब है, आप जानते हो, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने 2 साल या उससे ज्यादा की सजा दे दी हो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी बात याद रखने की है कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके भी चुनाव को रद्द कर दिया गया था और वो किस पे था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। यानी हमारे यहाँ संसदीय विधि के द्वारा अन्य अयोग्यताएं तय की जाएगी, इसके लिए बना है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा गया है कि भ्रष्ट आचरण क्या है। अगर किसी व्यक्ति को 2 या उससे अधिक सजा मिल जाए न्यायालय के द्वारा तो फिर वो सांसद नहीं रह सकता। आप देखोगे इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। उस समय इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी। 71 के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 75 में रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण थे, बड़े सिंपल नेता थे, बड़े मुफ्त नेता थे। दोस्तों हमारे चुनाव जीतने वाले तमाम ऐसे नेता रहे हैं। कई तो ऐसे नेता रहे हैं जो खास बात थी कि वादा नहीं करते थे, और राजनारायण तो उसी बात में जाने जाते, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, बड़े समाजवादी, तो ऐसे भी शांति वाले, बड़े शांति से रहते थे, बड़े सादगी से रहते थे। तो बड़ी कहानी बड़ी मशहूर है राजनारायण के बारे में। बड़े रायबरेली में गए, इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो रायबरेली में गए तो जनता ने कहा साहब आप देखो हम आपको वोट देंगे बशर्ते आप बिजली दे दो। ध्यान देने की बात है कि राजनारायण ने 71 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो 71 में हारे। 77 में चुनाव लड़ा, 77 में इंदिरा गांधी को हरा दिया। तो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। तो राजनारायण चुनाव जीत गए, जबकि उनकी अब बात सुनेंगे तो वो चुनाव के मैदान में थे,
रायबरेली में जनता की सभा को संबोधित कर रहे थे और आम जनता इकट्ठा थी। आम जनता ने कहा साहब देखो हम आपको ही वोट देंगे। राजा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमें वोट दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो भाई वोट देना है, जनता ने कहा है तो सब सारे साहब एक वादा कर दो कि बिजली दोगे आप। देखो आज के राजनेता दोस्तों जो मर्जी वादा कर देते हैं। राजा ने कहा ना 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 ऐसा वादा मैं कैसे दे दूंगा, अरे पहले मैं पूछूं किसी से, बिजली के बारे में बात करूंगा। अब अगर उपलब्धता होगी, संभव होगा कि तार खंभा देखना पड़े कहां से आएगा बिजली। गांव के लोग भोले भाले थे, गांव के लोगों ने कहा नाना साहब ये बात नहीं, आप अभी वादा करो। और इतने मुंहफट थे, राजा ने कहा कोई बात नहीं, तार लाके मेरे पीछे से खोस लो, बिजली ले लो। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और वो चुनाव जीत गए। तो हमारे यहाँ चुनाव जीतने के अलग अलग तरीके रहे हैं। यानी इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया गया था संविधान की सहयोगिता के आधार पर नहीं, जन प्रतिनिधि 1951। और ये भी दोस्तों याद दिल दें, ये अयोग्यता सांसद के लिए नहीं, यही विधायक के लिए भी है। अभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में खूब था कि झारखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप है कि वो कहीं न कहीं लाभ के पद पर है। तो लाभ के पद पर होना संवैधानिक योग्यता है। चुनाव में भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करना, भ्रष्ट आचरण क्या है? धर्म के आधार पर वोट मांगना। और न्यायालय ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि धर्म के आधार पर किसी ने वोट मांगा तो चुनाव उसका रद्द हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने 2 साल या उससे अधिक का दोषी मान लिया तो चुनाव रद्द हो जाएगा। या किसी व्यक्ति ने पैसा देकर वोट खरीदा तो चुनाव रद्द हो जाएगा। पन्नी पिला के, शराब पिला के वोट खरीद लिया तो चुनाव रद्द हो जाएगा। ये विधायकों और सांसदों दोनों के लिए एक ही डिस्क्वालिफिकेशन है। तो संसद विधि के द्वारा निर्माण करेगी। ये डिस्क्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में संसद ने बना दिया। लेकिन जरा देखें लाभ के पद की बात देख लें। जरा दोस्तों लाभ के पद की बात देख लें कि लाभ का पद क्या है, क्योंकि लाभ के पद पे तो ही विवाद चल रहा है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम इसे बार बार आ रहा है। तो दोस्तों लाभ का पद है क्या? आप जानते हो संविधान तो इसको परिभाषित नहीं करता। तो लाभ का पद कब बना, क्यों बना? तो पहली बात संविधान में परिभाषित नहीं, अपितु 1959 में संसदीय अधिनियम बना। ये पार्लियामेंट्री एक्ट बना 1959 में, और पार्लियामेंट्री एक्ट से बनाया गया भाई लाभ का पद का मतलब बताया गया। और इस पार्लियामेंट्री एक्ट में कहा गया, यानी जिन पदों का उल्लेख इस अधिनियम में किया गया वे लाभ के पद नहीं होंगे। क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि सर लाभ के पद का मतलब क्या? लाभ मिल सकता है, कार मिल सकती है, वेतन मिल सकता है, भत्ता मिल सकता है। तो कई बार ये बड़ा पजल सा वाला सवाल होता है, बड़ा टेढ़ी खीर होती है कि देखो दोस्तों आईएएस अधिकारी आप पूछोगे तो सर ये बताओ, सीधी बात करो, आईएएस अधिकारी लाभ का पद है नहीं है? तो आईएएस अधिकारी लाभ का पद है। लेकिन आप पूछोगे मंत्री लाभ का पद है कि नहीं है? तो मंत्री लाभ का पद नहीं है। अब ये बात आपको हैरान कर देगी, भाई चपरासी लाभ का पद है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। मंत्री लाभ का पद इसलिए नहीं है कि उसको कार मिल रही है, वेतन मिल रहा है, भत्ता, भाई मंत्री को सब कुछ मिल रहा है। तो सवाल है कि वो फिर लाभ का पद क्यों नहीं है? कारण यह है कि मंत्री का इस अधिनियम में उल्लेख किया गया केवल इसलिए, मंत्री का इस अधिनियम में उल्लेख किया गया इसलिए मंत्री लाभ का पद नहीं है। तो लाभ के पद का निर्धारण इसलिए नहीं होता कि वेतन भत्ता मिला कि नहीं, कार मिली कि नहीं मिली। यानी जिन पदों का उल्लेख इस अधिनियम में है वो लाभ के पद नहीं है, बाकी सारे पद लाभ के पद के दायरे में आएंगे। ये बात स्पष्ट हो गई। और आपको याद दिलाते, चूंकि हमारे संघात्मक शासन है, संसद अपनी अलग विधि का निर्माण करेगी, राज्य सरकारों के द्वारा अपने लाभ के अधिनियम का निर्माण अलग होगा। तो हमारे सब राज्यों ने, सब विधानसभाओं ने लाभ के पद अधिनियम का निर्माण कर रखा है, लाभ के पद अधिनियम का निर्माण कर रखा है। अब सवाल यह है कि मान लो दोस्तों अगर कोई दोषी हो गया, कोई लाभ के पद पर है, यानी कोई सांसद या विधायक, कोई मंत्री
कोई मंत्री ऐसे पद पर है, भाई सांसद विधायक कोई मंत्री भी हो सकता है, ऐसे पद पर है जिसका उल्लेख उस अधिनियम में नहीं किया गया है, लिहाजा लाभ का पद होगा। ये लाभ का पद होगा तो कौन तय करेगा? ये तय करेगा राष्ट्रपति या राज्यपाल। सांसद या मंत्री होगा तो राष्ट्रपति, विधायक या मुख्यमंत्री होगा तो राज्यपाल, विधायक या मंत्री होगा तो राज्यपाल। लेकिन ये निर्धारण करने में, अयोग्यता निर्धारण करने में ये निर्वाचन आयोग की सहायता लेंगे। ये निर्वाचन आयोग के निर्णय से काम करेंगे, सलाह से काम करेंगे कि भाई कोई डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। इसका मतलब है अब निर्वाचन आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, तटस्थ संस्था निर्वाचन आयोग बताएगी कि अमुक व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा दे दी है कि शायद हेमंत सोरेन लाभ के पद पे है। अब लाभ के पद है, तुरंत उन्हें अयोग्य हो जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। लेकिन अभी राज्यपाल अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, राज्यपाल इस पर कोई निर्णय ले ही नहीं रहे। अब राज्यपाल जब तक नहीं बताएंगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। निर्वाचन आयोग ने सलाह राज्यपाल को दे दी है। और अब सवाल है कि दोस्तों लाभ के पद का उल्लेख किया क्यों गया? अधिनियम बनाए इसलिए गया क्योंकि कहा गया कि सांसद लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप याद रखो, अरे भाई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ तो जब सांसद वगैरह बन रहे थे, हमारे संविधान निर्माता ये सोच रहे थे ये राजनीति कोई प्रोफेशन थोड़े है। सांसदों के वेतन भत्ते का अधिनियम बनाया गया हमारे यहाँ, संविधान कहता है कि संसद अधिनियम बनाएगी सांसदों के वेतन भत्ते का। तो सांसदों के वेतन भत्ते का अधिनियम हमारी संसद ने बना दिया 1954 में। और हमारे यहाँ तो सांसदों का वेतन भत्ता कम रखा गया पहले, कि दोस्तों सांसद इसलिए नहीं बने थे कि कोई व्यवसाय है, सांसद बनना कोई व्यवसाय नहीं है, समाज की सेवा है। आप कहोगे क्या सर क्या बात करते हो, यहाँ सांसद समाज की सेवा के लिए कुछ और के लिए है। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन देखो हर क्षेत्र में कुछ खराब लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन हकीकत की बात है संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी तो यही थी। संविधान निर्माता तो यही मान के चल रहे थे कि हमारे सांसद महोदय समाज की सेवा करेंगे। अब इसलिए कहा गया कि लाभ के पद पे नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि अरे भाई जो सांसद लाभ के पद पर हो जाएगा तो सांसद का काम क्या है? सरकार पर निगरानी रखना, सरकार पर लगाम लगाए रखना। अब सांसद राहुल भैया है, राहुल भैया का काम है सरकार खिलाफ बोलना। अभी सांसद तो सरकार खिलाफ बोलेगा, और लाभ तो सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो सांसद सरकार से लाभ लेगा वो सरकार के खिलाफ क्या बोलेगा? दोस्तों कहावत है, आप मेरी पीठ खुजलाओ मैं आपकी पीठ खुजलाऊं। तो जो हमसे फायदा लेगा हमारी आलोचना कैसे करेगा? इसलिए लाभ के पद पे सांसदों को होना मना किया गया है, क्योंकि वो लाभ ले या जनता के हितों की रक्षा करें, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। ये हमारे संविधान की भावना है, और जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता के हितों को ध्यान रखें। और आप देखेंगे अब चूंकि लाभ के पद में तो लाभ के पद का मामला विवाद में समय समय पर आता रहता है, लेकिन एक बड़ा क्लासिकल विवाद हुआ था, लाभ के पद का बड़ा ऐतिहासिक विवाद हुआ था वर्ष 2006 में। राष्ट्रपति कलाम थे जो बेहद बड़े फिलोसफर आदमी थे, बड़े पढ़े लिखे, और उनको तो चिंता नहीं थी कि राष्ट्रपति हम बने या न बने। उनको ईमानदारी का हाल तो ये था कि उनके परिवार के, याद रखो दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए 35 वाहन तो राष्ट्रपति भवन में है, 28 ड्राइवर है। लेकिन जब कलाम के यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो कलाम के घर पे कोई आता था राष्ट्रपति भवन में, तो टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मांगा उसको घुमाते थे, राष्ट्रपति भवन के वाहन का प्रयोग नहीं करते थे। ये ईमानदारी की मिसाल है। तो 2006 वही मसला था, कलाम साहब राष्ट्रपति थे और मामला ये हुआ कि हमारे यहाँ 55 सांसद, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, याद रखो 1-2 सांसदों की बात नहीं थी दोस्तों, 55 सांसदों पर ऐसा आरोप आ गया कि वो 55 सांसद और सब पार्टी से थे, किसी एक पार्टी से नहीं, कांग्रेस से भी थे, बीजेपी से भी थे। 55 सांसदों पर आरोप आया लाभ के पद पे हैं। अब लिहाजा सबको डिस्क्वालीफाई किया जाता।
अब सबको डिस्क्वालीफाई होता, सरकार गिर जाती। और आप जानते हो गठबंधन सरकार के समय, यही गठबंधन सरकार के समय अनेक लोगों ने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते थे, और सरकार गिर जाना अपने आप में बड़ा चिंता का विषय था। इसलिए सरकार ने क्या, संसद ने क्या किया, भूतलक्षी संशोधन करवा दिया। इस लाभ के पद अधिनियम में, इस संसदीय अधिनियम में भूतलक्षी संशोधन करा दिया, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करा दिया। अच्छा, तो भूतलक्षी संशोधन, बैक डेट से संशोधन। अब बैक डेट का मतलब है कि मान लो उच्चतम न्यायालय में मामला गया 10 अप्रैल 2006 को, तो उच्चतम न्यायालय ने जब ये कहा कि भाई ये तो सब लाभ के पद हैं क्योंकि अधिनियम में नहीं लिखे गए, तो संसद ने क्या किया कि 8 अप्रैल, 10 अप्रैल से उच्चतम न्यायालय मामला गया था, 8 अप्रैल 2006 से वो संशोधन लागू होगा। इसे कहते हैं भूतलक्षी संशोधन, यानी ऐसा संशोधन जो बैक डेट से प्रभावी हो जाए। अब सुनने में तो बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, ये भूतलक्षी संशोधन क्यों आपत्तिजनक था? मान लो कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाए, अगर एक व्यक्ति एक अपराध में पकड़ा जाए और अपराध हुआ 10 अप्रैल को, और संसद अधिनियम में संशोधन कर दे 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को संशोधन करते हुए कहे कि भाई देखो इस दिन तो अपराध था ही नहीं, लिहाजा वो व्यक्ति बच जाएगा। यानी जरा सोच के देखो, जब सांसद ऐसा काम करेंगे देश के सामने क्या पिक्चर जाएगी। ये बड़े भाई सांसद एक तो गलत काम कर रहे हैं, गलत काम को भी इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, यही विधि का शासन है। और विधि के शासन के सामने तो हमने पढ़ा क्या मंत्री क्या संतरी सब बराबर। यहाँ तो पता चला कि सांसद फंस रहे हैं तो उसके लिए विधि अलग बन जाएगी। तो कलाम ने क्या किया, कलाम ने कहा भाई देखो इस संशोधन पर फिर से आप पुनर्विचार करो, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि को पुनर्विचार के लिए भेजने की शक्ति रखता है। लेकिन हमारे सांसद भी कम बेशरम नहीं थे, सांसदों ने कहा भैया हम पुनर्विचार करके भेज रहे हैं, और पुनर्विचार करके भेजा। तो आप जानते हो जब कोई पुनर्विचार करके विधेयक राष्ट्रपति के पास फिर से आता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। तो राष्ट्रपति ने कलाम साहब ने हस्ताक्षर कर दिया। लाभ के पद विधेयक से मामला, अभी तो शिबू सोरेन, अभी तो हेमंत सोरेन का फंसा हुआ है, उसके पहले फिर एक मामला था जया बच्चन का, लाभ के पद संबंधी विवाद में एक मामला जया बच्चन का था, और यहाँ पे न्यायालय में मामला पहुंच गया। क्योंकि दोस्तों भारत में तो हजारों पद है, अब 1000 पद में सारे पद तो अधिनियम में लिखे नहीं जा सकते, इसलिए समय समय पर विवाद हो सकता है। तो जया बच्चन आप जानते भाई, जया बच्चन तो अमिताभ बच्चन की पत्नी हस्ती है, खुद अभिनेत्री रही है, राज्यसभा की सांसद भी है भी। और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी ने, ये भी मामला 2006 का ही है, तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया भाई, इन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म कारपोरेशन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। अब उत्तर प्रदेश फिल्म कारपोरेशन बोर्ड की जब अध्यक्ष बनाई गई, अब जो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लाभ के पद अधिनियम का निर्माण किया था, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखने की बात है कि हर विधानसभा के लाभ के पद का अधिनियम अलग होगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जो लाभ के पद का अधिनियम बनाया था उसमें फिल्म कारपोरेशन बोर्ड के चेयरपर्सन का नाम उल्लिखित नहीं था। तो लिहाजा कहा गया कि भैया तो लाभ के पद पे है, क्योंकि पद का उल्लेख तो विधि में है नहीं, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब जया बच्चन उच्चतम न्यायालय पहुंच गई, और जबकि मामला ही भाई कोई लाभ के पद पे है नहीं है, मामला तो राष्ट्रपति तय करता है निर्वाचन आयोग की सहायता से, लेकिन ये पहुंच गई उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय ने जया बच्चन की दलील नहीं मानी। कि जया बच्चन ने कहा कि माय लॉर्ड देखो मैं तो लाभ के पद पे नहीं हूँ, क्योंकि न तो मैं सरकार से वेतन लेती हूँ, न भत्ता लेती हूँ, न वाहन लेती हूँ, तो मैं लाभ के पद पे कैसी हूँ, ये तो एक सम्मानजनक पद है। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, लाभ का पद इसलिए तो ही है कि अधिनियम में नहीं लिखा गया है, और इसलिए भी लाभ का पद हो जाता है। कुछ पद से पैसा मिलता है और कुछ पद से व्यक्ति प्रभाव पैदा कर देता है, दोनों का परिणाम एक जैसा होगा। कैसे? जो उत्तर प्रदेश फिल्म कारपोरेशन बोर्ड का चेयरपर्सन होगा वो यूपी में बड़ी सारी फिल्म को टैक्स फ्री कर सकता है, तो फायदा तो हो गया। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लिहाजा आप लाभ के पद पर हैं,
इसलिए जया बच्चन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसका मतलब दोस्तों पर्पज ये था लाभ के पद का कि भाई जो हमारे सांसद हैं जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करें, लेकिन अगर लाभ के पद का अधिनियम न होता फिर तो कोई सांसद मंत्री बन ही नहीं पाता। और संसदीय शासन में चूंकि मंत्री सांसदीय मंत्री बनेगा, इसलिए मंत्रियों को छूट दे दी गई कि भाई आप लाभ के पद पे नहीं है। और दोस्तों हकीकत की बात यह है कि देखो मंत्री होना, अब देखिए दो नजरिए हैं। हमें लगता है कि मंत्री होना कोई बड़ा विशेषाधिकार है। भाई विशेषाधिकार से ज्यादा दोस्तों दायित्व है। मंत्री होने का मतलब है व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, और ये कोई सामान्य काम नहीं है। 18 घंटे काम करता है, 20 घंटे काम करता है, और बहुत वर्कलोड होता है मंत्री के ऊपर। छात्र सोचते हैं कि नहीं हम सब ज्यादा पढ़ाई हम ही करते हैं, हम ही बड़े बेचारे प्राणी हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। जितने बड़े पद पर जब जाएंगे दायित्व उतने बढ़ते हैं, काम उतने बढ़ते हैं। लेकिन शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने जो बात नहीं सोची थी वो आज हो रही है, क्योंकि ठीक है सांसद लाभ के पद पे न हो, लेकिन सांसदों का जो थोड़ा गठजोड़ है, सांसदों का गठजोड़ व्यवसायियों के साथ हो रहा है। कई बार तो सांसदों का गठजोड़ अपराधियों के साथ भी हो जाते हैं। ये चिंताजनक बात है, क्योंकि दोस्तों मामला सांसद का नहीं है, मामला सदन का है। और आप याद रखो जब किसी सांसद का नाम ऐसे मामले में आता है, आम जनता को क्या लगता है भाई सारे सांसद ऐसे, जबकि सारे सांसद ऐसे नहीं है। अरे हमारे ज्यादातर सांसद अच्छे हैं दोस्तों। वो यकीन मानो सांसद होना बड़ी बात होती है, क्योंकि भाई एक आदमी है जो 10 लाख जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आम आदमी क्या समझता है कि नाना, अरे दोस्तों सांसद होने का मतलब आप जानते हो, 100 के आप उठे नहीं, आपके घर के सामने 500 लोग इकट्ठे हैं एक एक काम लेकर, आपका निजी जीवन खत्म हो जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे सांसद ऐसे होते हैं, लेकिन एक समस्या है कि अगर सांसद कुछ ही सही अपराधियों से जुड़ गए, उनका नाम आ गया और सांसदों का नेतृत्व व्यवसायियों के साथ हो गया, तो मान लो दोस्तों कोई सांसद लाभ के पद पे नहीं है, लेकिन अगर शिबू सोरेन के खिलाफ यही मामला तो है कि कोल माइन का, भाई सीधी सी बात है, अब कोल माइन का जो ठेकेदारी है वो राज्य दे रहा है और मुख्यमंत्री के ही नाम से दे रहा है। पता चला कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा, ये तो बात ठीक नहीं है। और इसीलिए आप देखो अगर व्यवसायी कोई सांसद हो जाएगा दोस्तों, जनता के हितों की पूर्ति करेगा, इस बात में डाउटफुल है। एक एग्जाम्पल आपको बता दें, एक बार एक संसदीय समिति बनी। क्यों सांसदों का व्यवसायी होना ठीक नहीं है? सब व्यवसायिक अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो कई बार व्यवसायिक हित आम जनता के हितों से टकरा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल बता दें कि एक बार एक संसदीय समिति बनी और संसदीय समिति का विषय विचार करने का था कि क्या तंबाकू से कैंसर होता है। और उस संसदीय समिति में एक ऐसा सांसद था जिसके तंबाकू बीड़ी बनाने की पूरी फैक्ट्री थी। अब देखिए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ। इसलिए ये प्रवृत्तियां भी हमारे लोकतंत्र में थोड़ा नुकसानदेह कर रही हैं। इसे तो आप देखोगे राज्यसभा में, तो बाकायदा हमारे यहाँ राज्यसभा में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसका नाम है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी ध्यान में रखती है कि भाई सांसदों का व्यवसायिक हित नहीं होना चाहिए। तो सब व्यापारी, देखिए व्यापार तो हर व्यक्ति का अधिकार है, व्यापार कर ले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि व्यापार भी करें और आप बताते हैं कि हम जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हितों में क्लेश आता है, जो हमारे संविधान निर्माता नहीं समझ पाए थे। लेकिन 1991 के बाद उदारीकरण भूमंडलीकरण की दुनिया आई, दुनिया में बड़ा बदलाव आया, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ी प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है। आगे जरा बढ़ें। अब आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट आपको और याद दिला दें। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कोई सांसद किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। यानी हमारे यहाँ जो सांसद है, सांसद की अयोग्यता अभी तुमने संविधान में देख लिया। दोस्तों हमारे यहाँ सांसद की अयोग्यता क्यों हो सकती है? पहला, संविधान में जो अयोग्यताएं हैं उसके आधार पे। संविधान की अयोग्यता हमने देख लिया, वो अलग है। अगर संविधान की योग्यता कोई भी नहीं पूरी कर पा रहा है
उसको राष्ट्रपति या राज्यपाल, विधायक होगा तो राष्ट्रपति या राज्यपाल डिस्क्वालीफाई करेगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ये पहला मामला है निर्वाचन आयोग की सलाह पर। लेकिन अगर कोई संसदीय अधिनियम से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, हमारे यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन संसदीय अधिनियम के आधार पर भी हो सकता है, जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। यहां डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन करेगी न्यायालय। ये मामला न्यायालय में जाएगा, इसका मतलब है उच्च न्यायालय में। इसलिए इंदिरा गांधी का चुनाव जब रद्द हुआ तो वो था संसदीय अधिनियम के अंतर्गत, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव को कुछ दिनों पहले चुनाव रद्द हुआ था इस आधार पर कि वो कोर्ट से दंडित हो गए। ये है, अभी पुट्टुचेरी का एक सांसद था, उसको न्यायालय ने दंडित कर दिया। तो न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को दंडित कर दी 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक बड़ी विडंबना ये है, आप कहोगे सर न्यायालय दंडित कर दे या न्यायालय मामला चल रहा हो? चल नहीं रहा हो, दंडित कर दे। इसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश में तमाम डॉन के नाम बार बार आते हैं। और हमारे यहाँ बड़ी विडंबना ये दोस्तों, न्यायालय को दंड देने में लंबा समय लगता है। भी ये न्यायपालिका को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये न्यायपालिका ने कोशिश तो किया है, लेकिन न्यायपालिका किसी को दोषी ठहराएगी उसके लिए 20 साल लग जा रहा है। तो ऐसे निर्णय का क्या फायदा? इसलिए बल्कि हमारे वकील ली थॉमस उच्चतम न्यायालय में याचिका लेकर गई थी और उन्होंने उच्चतम न्यायालय से दरख्वास्त किया, उनका माय लॉर्ड एक काम आप करो कि जो सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर हत्या, मर्डर ऐसे चार्ज हैं, उनको तत्काल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। कि दोस्तों एक पहलू और भी हमारे समाज का है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। भारत बड़ा विचित्रवादी समाज है, क्योंकि ये भी हम मानते हैं कई सांसदों के खिलाफ तो फर्जी केस आते हैं। आप तो जानते हो कि हमारे यहाँ अगर मान लो कोई बच्चा दिल्ली पढ़ रहा है, उसके घर के बीच में झगड़ा हो गया तो बच्चे का नाम बिला वजह लपेट लेंगे लोग, जबकि है वो दिल्ली, जबकि इस झगड़े में शामिल था ही नहीं। ऐसा सांसदों के खिलाफ खूब होता है, फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ होते हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन हत्या मर्डर के मामले सामान्यतः फर्जी नहीं होते। और किसी के खिलाफ जब 20-20 मामला आ रहा है तो भाई तो गंभीर बात है। लेकिन फिलहाल अभी तक हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जब न्यायालय निर्णय दे दे तो न्यायालय प्रक्रिया है, तब दंडित नहीं किया जाएगा। अब इसीलिए बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि हमारे यहाँ न्याय प्रणाली क्या है भाई, जब तक न्यायालय किसी को दोषी न ठहराए, निर्दोष, और न्यायालय किसी को दोषी ठहराए, हो सकता है कि सांसद के मरने के बाद दोषी ठहराए, क्या फायदा हुआ? इसीलिए बार बार कहा गया है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया है कि जो सांसद है, विधायक हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मामले हैं तो उनके लिए ऐसा न्यायालय बनाया जाए जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब वही कोर्ट होगा जो रोज रोज सुनवाई करेगा और केवल उसी मामले की सुनवाई करेगा और वो जल्दी से अपना निर्णय दे 1 साल के भीतर। लेकिन अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए 3 साल हो गया है। अब जरा देखिए दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होता है। हमारे एक अलग मामला आ गया 52वें संविधान संशोधन से। 52वां संविधान संशोधन 1985। दोस्तों राजीव गांधी सरकार, 85 वो ईयर था जहां पे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। राजीव गांधी युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि एक नया प्रावधान लाया कि दल बदल अधिनियम, जो हमें अलग से पढ़ना भी है। 52 संविधान संशोधन से हमारे यहाँ दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया और जिसको हम अलग से पढ़ेंगे भी। लेकिन दल बदल के आधार पर कोई सांसद डिस्क्वालीफाई हो जाए तो इसका निर्धारण, इस अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा स्पीकर या विधानसभा का सभापति करेगा। लोकसभा स्पीकर करेगा तो बात बच्चों ध्यान में रखने की बात है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था में, संसद विधि में हमारे यहाँ सांसदों की अयोग्यता हो सकती है
संविधान के अनुसार वो निर्धारण करने का तरीका अलग है, जन प्रतिनिधि अधिनियम के हिसाब से वो निर्धारण करने का तरीका अलग है, और अगर दल बदल के आधार पे हो तो यहाँ पे निर्धारण की शक्ति अलग तरीके से दी गई है। बस ये बात, हम सीट खाली होना का अलग मुद्दा है। यहाँ मैं सीट खाली होने की बात या दोहरी सदस्यता की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ है दल बदल का मामला, यह है सांसद की योग्यता और अयोग्यता। अब हम फिर लोकसभा राज्यसभा पे चलते हैं दोस्तों, या लोकसभा और राज्यसभा कंपेयर कर लें, फिर आगे बढ़े मामला। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, संसद में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीन मिलकर बनते हैं पार्लियामेंट। हम पहले देखें राज्यसभा, नाम से ही काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी किसकी सभा है? उत्तर प्रदेश की। ये लोगों का सदन नहीं है। लोकसभा लोगों का सदन है। अच्छा, एक खास बात है, कई बार राज्यसभा को लोग कहते हैं अपर हाउस, उच्च सदन। दोस्तों तो आपको बता दें, राज्यसभा राज्यों का सदन है, क्योंकि हमारे संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में राज्यों का भी तो रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में होना चाहिए। संघ का रिप्रेजेंटेशन तो राज्यों में है, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, तो तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में हो, इसलिए राज्यसभा बनाई गई। इसलिए आप देखते हो संघवाद व्यवस्था में अपर हाउस होता है। अभी उच्च सदन शब्द लोकप्रिय शब्द है। उच्च सदन शब्द का प्रयोग न तो किसी विधि में है, न किसी संविधान में है, ये लोकप्रिय शब्द है और फैला ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में ही ये कहानी शुरू हुई। और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड, ब्रिटेन में वहां पे लॉर्ड सभा है, और ब्रिटेन में आप याद रखो लॉर्ड सभा का मतलब राजा महाराजाओं का सदन। और जो इंग्लैंड में तो सब कुछ परंपरा के परिणाम स्वरूप हुआ, इसलिए इंग्लैंड में पहले तो निर्वाचन का प्रावधान था ही नहीं, यही लॉर्ड सभा ही मूल संसद थी। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र के विकास का चक्र ऐसा आया, जनता को मतदान का अधिकार मिला कि लॉर्ड सभा के बजाय यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जनता का सदन केंद्र में आ गया। तो धीरे धीरे फिर लॉर्ड सभा की स्थिति नीचे आ गई, लेकिन वो परंपरा आज तक नहीं छूटी। आज भी लोग कहते हैं अच्छा वही लॉर्ड सभा है, भारत में इसका नाम बिगड़ लॉर्ड साहब हो गया। उसी लॉर्ड साहब का मतलब है लॉर्ड सभा का मेंबर होना। तो आज की डेट में वही परंपरा ऐसी आ गई, पूरी दुनिया में हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम पर, चूंकि अपर हाउस था पहले, मैं अपर क्यों था, शक्तियों में था, प्रभाव में था, लेकिन लोकतंत्र के बढ़ने के साथ, निर्वाचन के होने के साथ वो नाम का अपर हाउस रहा। काम में तो बिल्कुल लोअर नहीं लोएस्ट है। ये नाम कई बार दोस्तों लोगों के नाम होते कलेक्टर प्रसाद और लगा रहे झाड़ू, तो नाम और काम में कई बार फर्क हो सकता है। यही बात लॉर्ड सभा के साथ है कि नाम है भीम और काम है बिल्कुल दुबले पतले आदमी का। कई बार ऐसा कंट्रडिक्शन हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा है, हम लोग को बता दें, कहीं भी उच्च सदन शब्द का प्रयोग नहीं है। और हमारे यहाँ से नेहरू ने संविधान सभा में कहा भी था कि हमारे यहाँ न कोई निम्न सदन है न कोई उच्च सदन है। अब चूंकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाने लगा, उच्च सदन कहा जाने लगा ब्रिटेन की परंपरा के कारण। और दोस्तों जहाँ हम परंपरा शब्द का प्रयोग करें, आप समझ लेना लिखी पढ़ी गई बात नहीं है, मानी गई बात है। तो जब एक अपर होगा दूसरा लोअर अपने आप हो जाएगा। तो लोगों ने कहा लोकसभा लोअर हाउस, लेकिन यह प्रचलित शब्द है, परंपरा के शब्द है। हमारे संविधान में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं है, विधि में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन संघीय व्यवस्था है तो राज्यसभा है। अब राज्यसभा में संविधान में अधिकतम संख्या 250, लेकिन वर्तमान संख्या है 245। अब ध्यान देने की बात है दोस्तों, आप कहोगे इससे उच्चतम और वर्तमान में अंतर क्यों आ जाता है? अंतर इसलिए आ जाता है क्योंकि उच्चतम संख्या में वर्तमान संख्या में अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो, आप संविधान सर्वोच्च है, संविधान के खिलाफ कुछ भी हम करेंगे संविधान बदलाव करना पड़ेगा। तो भाई रोज रोज संविधान में संशोधन न किया जाए,
एक बार हम संशोधन कर ही रहे हैं तो फिर स्वाभाविक रूप में ऐसा ना हो कि हर साल संशोधन करें। इसलिए तय कर दिया गया कि 250 रहेगी, तो जैसी आवश्यकता होगी हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि 250 तक बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे 251 किया, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों वाहन में तेल बार बार थोड़ी भराते हैं, कहीं जाना है, हमें पता है कि यार कि लंबा जाना है तो टंकी फुल करा लो। इसलिए वर्तमान संख्या और संविधान संशोधन के बीच फासला हो सकता है। और दूसरी बात, इन 245 में 233 निर्वाचित हैं। जो निर्वाचित होते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, ये संविधान में लिखा गया दोस्तों। राज्यसभा की बात अभी संयुक्त के बाद संविधान पे राज्यसभा की बात ही करता है, आर्टिकल 79। तो जो निर्वाचन का तरीका लिखा गया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। जो बाकी जो है 12, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करेगा। और ये मनोनीत कौन लोग होंगे? ये निर्वाचित नहीं होंगे। अब आपके मन में होगा कि सर ये बताओ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या है? ये बात अभी बता देंगे आपको, ये बात आपको बता देंगे। लेकिन हम जरा लोकसभा को भी कंपेयर कर लें, फिर इस मुद्दे पर आए। लेकिन 12 मनोनीत सदस्य होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदय मनोनीत करेंगे किसको? विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ये ऐसे फील्ड हैं जिनसे राष्ट्रपति समय समय पर लोगों को मनोनीत करेंगे, जैसे कि भाई इस फील्ड के लोग भी आ जाए। क्योंकि तर्क है दोस्तों, कई बार जो बड़े सक्रिय लोग हैं, भाई बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं, वो चुनाव की फजीहत में नहीं पड़ना चाहते। उनको लगता है चुनाव तो दलदल है। आप कई बार देखोगे, कई बार लोगों से पूछा गया, अब सचिन तेंदुलकर चुनाव तो लड़ते नहीं, तो सचिन तेंदुलकर को इसी बहाने राज्यसभा में लाया गया। रेखा प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, उनको लाया गया। लता मंगेशकर को लाया गया। तो भाई ऐसे लोग हैं जो समाज के इन क्षेत्रों में विशेष काम कर रहे हैं, तो समाज को इनके अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। और एक तरीके से जब इन्हें सदन में भेजते हैं तो सदन की गरिमाई बढ़ती है। समाज में जिसने उच्चतम उपलब्धियां हासिल की है, वो अपने आप में समाज के लिए एक मॉडल भी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हमें राज्यसभा का मेंबर बना दिया और राज्यसभा में ना आ रहे हैं, ना भागीदारी कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के खिलाफ तो ऐसी बात कही गई। और खेल के आधार पे तो मनोनयन का हमारे यहाँ प्रावधान संविधान में नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा भाई चलो कला में, तो खेल भी कला ही तो है, कला में शामिल कर लिया। तो ये है राज्यसभा की संख्या। अब इससे जरा लोकसभा कंपेयर कर ले दोस्तों, तब हम राज्यसभा पर फिर से आ जाए और फिर आप कंपेयर करेंगे। आखिर में संख्या अलग है, तरीका अलग है, निर्वाचन का तरीका अलग है। आखिर में कोई कारण तो कोई रहा होगा। संविधान में हर चीज वो सोच समझ किया गया है, उम्र का से लेकर संख्या तक। तो जो लोकसभा की दोस्तों, जो लोकसभा की संख्या है वो अधिकतम है 550। वर्तमान संख्या है 543। पहली लोकसभा की संख्या थी लगभग 489। पहले लोकसभा के सदस्य 489 थे और राज्यसभा में भी 239 मेंबर थे। तो समय के हिसाब से चीजें बदलती गई। वर्तमान संख्या है, इसमें लोकसभा के सभी लोग निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सभी लोग निर्वाचित होते हैं। और ये निर्वाचन का तरीका क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय प्रणाली नहीं। ये जो निर्वाचन का तरीका है अलग है लोकसभा में। ये है जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में उल्लिखित है।
दोस्तों जन प्रतिनिधित्व नियम 2 है, एक 1951, एक 1985। हम 1950 की बात कर रहा हूँ। लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन ये 50 में है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव ये 50 में है, जबकि संविधान में कहा गया है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र से किया जाएगा। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं निर्वाचन की प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी इसका हिंदी कहो अग्रता ही विजेता, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका भी एक्सप्लेन कर देंगे मतलब। तो लोकसभा के ये सदस्य हैं, निर्वाचित है, और अब जानते हो लोकसभा में निर्वाचन के लिए उसमें 25 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। इसलिए लोकसभा क्या है? लोगों का सदन है। अभी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब मैं बता दूंगा। इसका मतलब जो पहले 5 लोग दौड़ रहे हैं, तो जो पहले खंभा छू लिया वो जीत गया, बाकी लोग जो दूसरे तीसरे नंबर पर आए उनका कोई महत्व नहीं है। तो अब देखेंगे चुनाव की प्रणाली दोनों में अलग रखी गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि काम अलग अलग है, भूमिकाएं अलग अलग है, और इसलिए जो लोकसभा है वो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, भाई जनता क्या चाहती है बताया जाए। जबकि जो राज्यसभा है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। भारत में 28 राज्य है, उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा करती है। वह संघीय ढांचे में जो भी संघ सरकार काम करे, जनता के हित तो संरक्षित रहे, राज्यों के हितों का भी संरक्षण हो। लेकिन अब दोनों की बात समझने के लिए तो राज्यसभा राज्यों का सदन है और लोकसभा लोगों का। यानी ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राज्यों का सदन है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, नाम से राज्यसभा, लोकसभा, लोगों, हाउस ऑफ पीपल, ये लोगों का सदन है, तो लोगों की इच्छाओं का रिप्रेजेंटेशन करती है। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ किसका महत्व ज्यादा है, लोगों की इच्छाओं का या राज्यों का? दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन नीचे है कौन ऊपर है। अब इस बात को देखते हुए अब जरा हम देखें कि राज्यसभा पर आ जाए कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसा है, आनुपातिक प्रणाली कैसी है, फिर लोकसभा का निर्वाचन सिस्टम कैसा है और राज्यसभा का निर्वाचन सिस्टम ऐसा क्यों रखा गया। अब दोस्तों ये भी आपको याद दिला दें कि हमारे संविधान माता, देखो संविधान क्या है दोस्तों, फार्मूले के रूप में, जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला देखिए, ज्यामिति के प्रमेय देखिए, तो संविधान विस्तार से कोई बात नहीं करता। अब संविधान ने एक लाइन लिख दी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय तरीका अब कैसे लागू होगा, इसका व्यवहार में कैसे प्रयोग होगा, ये बात तो नहीं लिखी गई, क्योंकि इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये निर्वाचन चलेगा कैसे, इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। भाई चुनाव कैसे होगा? भाई चुनाव तो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों चुनाव में थोड़े भी अब सवाल पूछे, सर ये बताओ क्या मैं भी राज्यसभा के निर्वाचन के लिए भाग ले सकता हूँ? दोस्तों आप लोग भाग नहीं ले सकते क्योंकि उम्र 35 साल नहीं, मैं तो भाग ले सकता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? जब चुनाव होता है तो चुनाव निर्वाचन का अधिकारी चाहिए, चुनाव होगा तो नामांकन का मतलब एप्लीकेशन भरना, नामांकन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर हमें कुछ राशि भी देनी पड़ेगी, जमा भी करना पड़ेगा पैसा। ये सारी प्रक्रिया कौन कैसे, चुनाव की काउंटिंग कैसे होगी, चुनाव अधिकारी कौन होगा, ये सब तो उल्लेख नहीं किया गया है पे। इसीलिए बाकी बातें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उल्लिखित कर दी गई। तो अब जरा देखें उस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से निर्वाचन कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से निर्वाचन का तरीका क्या है, राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए आपको याद दिला दे कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सूत्र बनाया गया है। ये भी कहा गया है कि निर्वाचन में कौन भागीदारी कर सकते हैं। दोस्तों हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि
अब आप कहोगे सर आपकी तो उम्र 35 साल है, आपको क्या दिक्कत है? तो दोस्तों दिक्कत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यानी दोस्तों बात याद रखनी है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता नहीं करती। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां आम जनता ही निर्वाचन करे, वो प्रत्यक्ष है। दूसरा होता है परोक्ष, इनडायरेक्ट, जहां हम किसी और का चुनाव करें और वो किसी और का चुनाव करे। तो जनता चुनाव करेगी विधानसभा सदस्यों का, विधानसभा सदस्य चुनाव करेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। इसलिए राज्यसभा का निर्वाचन परोक्ष है, इसे कह लो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष कहो परोक्ष कहो एक ही बात है, यानी इसमें आम जनता भागीदारी नहीं करती। इसीलिए राज्यसभा के लिए वही व्यक्ति उम्मीदवारी कर पाएगा जिसे उस राज्य के विधानसभा के 10% या 10 विधायकों का समर्थन मिले। इसका मतलब कल के लिए अगर मैं राज्यसभा की उम्मीदवारी करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के 10% का समर्थन मुझे मिले, या कम से कम 10 विधायकों का समर्थन मिले, तब तो मैं नामांकन एप्लीकेशन पेपर फाइल कर पाऊंगा। नहीं दोस्तों, हाँ हकीकत की बात क्या है, हमारे यहाँ तो एक से खतरनाक लोग हैं, बड़े फर्जी लोग हैं दोस्तों हिंदुस्तान में। वाराणसी के व्यक्ति हैं जो हर चुनाव में भागीदारी कर लेते हैं, महेंद्र नाथ पांडे, तो ये मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं। हमारे तो एक से लोग हैं। एक बार मैं किसी व्यक्ति से मिला, मैं जा रहा हूँ सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने। अब ये खुराफात होती क्यों है? क्योंकि इसी बहाने सोचते हैं कि हमें लोग जान जाएंगे भाई हम किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा पश्चिमी देशों में नहीं होता है। पश्चिमी देशों में दोस्तों सीरियस कैंडिडेट है वही लड़ता है। और हमारे यहाँ तो रायबरेली के एक व्यापारी काका जोगिंदर सिंह ने राष्ट्रपति के चुनाव में हर बार दावेदारी कर दी, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका हमें बदलना पड़ा। नहीं दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर ये तरीका हम न अपनाते तब तो कोई भी व्यक्ति कहता हम राज्यसभा के निर्वाचन में कूद रहे हैं। इसलिए ऐसे फर्जी लोगों को, ऐसे गैर सीरियस लोगों को डिस्करेज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए ये तरीका बना दिया गया कि भैया विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के आप 10% का समर्थन करो या 10 लोगों का समर्थन करो, फिर तो हम आपको उम्मीदवारी दे देंगे। इसलिए किया गया। और अब दूसरी बात ध्यान देने की है कि ठीक है अगर निर्वाचन तो हो जाएगा, लेकिन निर्वाचन का फॉर्मूला क्या होगा? तो जनप्रतिनिधि में यह भी लिखा गया है, क्योंकि आप याद रखो दोस्तों, जहां पे चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, 2 शब्द है। अब सवाल है, अगर चुनाव आपको अनुपातिक करना है तो अनुपातिक का मतलब क्या है? अनुपातिक का मतलब यह है कि विधानसभा में, अच्छा यहाँ 10% या 10 का मतलब आप समझ गए होंगे कि गोवा में विधानसभा की संख्या अगर 40 है, कम से कम 4 विधायकों का समर्थन हमारे पास हो, 10%, यही तो, या 10 दो में से कोई एक हो। और कहा जाता है कि अनुपातिक का मतलब है कि विधानसभा, भाई विधानसभा तो उसमें अनेक दल होंगे, विधानसभा के प्रत्येक दलों को राज्यसभा में उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये बात ध्यान रखने की है। अनुपातिक का मतलब है
कि विधानसभा के जितने विधानसभा मान लो एक कल्पना कर लो, अनुपातिक का मतलब क्या होता है। विधानसभा में 100 सीट है और 100 सीट में पार्टी ए को 50 सीट मिली है, पार्टी बी को 30 सीट है, पार्टी सी को 10 सीट है। तो चुनाव का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ए बी सी सबका रिप्रेजेंटेशन हो। वो चुनाव का ये ज्यादा सही तरीका है। क्योंकि विधानसभा में तो अनुपातिक शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है विधानसभा में जितने भी राजनीतिक दल को सीट मिली हुई है उस सीट के अनुपात में बराबर नहीं है, उस सीट के अनुपात में राज्यसभा में उनको सीटें दे दी जाए। यानी अनुपातिक सबसे अच्छा क्या होगा कि भाई अगर विधानसभा में किसी पार्टी को 50 सीट है तो उन्हें राज्यसभा में 5 सीट दे दो। क्योंकि मान लो कि 100 विधानसभा के सदस्य हैं, 100 सदस्य विधानसभा के हैं और वहां से हम 10 मेंबर को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं, तो इसका तरीका तो यही होगा कि जितना अनुपात है, तो अगर किसी सी को यहाँ पे 50 हो गया, 50 2 70, 50 1 80, और यहाँ हमने कर दिया पार्टी बी को थोड़ा सा यहाँ बदल दिया, अगर हमने मान लो यहाँ हमने कर दिया 15, 50 20 70, 15 75, या 17 कर दिया, 13 कर दिया और फिर 10 कर दिया। तो हर पार्टी को विधानसभा में उनकी संख्या के हिसाब से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन हो जाए। यानी अगर जिनके पास 17 है, कम से कम उनको भी एक सीट मिल जाए, इस पार्टी को भी एक सीट मिल जाए, तो 17 और 13 ये हो गया 20, 20 40, और 40 50 90 10 100। तो जिनको 10 सीट मिली है कम से कम उनको भी एक सीट मिल जाए, जिनको 20 सीट मिली उनको 2 सीट मिल जाए, जिनको 50 सीट मिली उनको 5 सीट मिल जाए। अनुपातिक ध्यान रखने की है। अनुपातिक का मतलब है कि भाई मान लो कि हम किसी क्लास में मॉनिटर का चुनाव हमें करना है, तो मॉनिटर एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर एक होगा तो लड़कों से आएगा, लड़कियों से आएगा। और हमें क्या करना चाहिए भाई, हमने कहा देखो भाई हिंदी वाले बेल्ट, उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट से अलग मॉनिटर आएगा, दक्षिण भारत से अलग मॉनिटर आएगा, अनुपातिक। लड़कियों से अलग आएगा, लड़कों से अलग है, अनुपातिक। अनुपातिक का मतलब होता है, वो ध्यान से देखो, जैसा हमारा मैप होता है, कभी ज्योग्राफी का मैप देखो तो हर देशों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, क्या बड़े क्या छोटे। तो जो बड़ा देश होता है उनको थोड़ा बड़ा दिखा दिया जाता है, रवांडा बुरुंडी जैसे छोटे छोटे देशों को एक बिंदिश दिखा दिया जाता है, दिखाया हर देश को जाता है। इसलिए विधानसभा में जैसी दलों की हैसियत है और वैसे उस अनुपात में उन्हें राज्यसभा में सीट दे देना है, क्या है, अनुपातिक। तो ये अच्छा तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। अनुपातिक का मतलब ये है। और इसलिए आप देखोगे अनुपातिक चुनाव के लिए हमेशा फार्मूला तय करना पड़ता है, जबकि लोकसभा का चुनाव अनुपातिक नहीं है। लोकसभा का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लोकसभा का चुनाव कैसे काम करता है, देखो दोस्तों, अनुपातिक नहीं है। ए बी सी डी, आप जानते हो लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र से जितने चाहे उतने कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। मान लो ए को मिला 6 लाख वोट, बी को मिला 5 लाख वोट, सी को मिला 4 लाख वोट, डी को मिला 3 लाख वोट। तो इसमें जीते कौन? ए। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। लोकसभा का चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसे होता है, जबकि आप देखोगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अनुपातिक की तुलना में थोड़ा कमजोर है, क्योंकि यहाँ हारने वाले लोगों को ज्यादा वोट मिल रहा है जीतने वाले से। भाई अगर एक वोट एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है, इस सबको वोटिंग राइट मिली हुई है, तो आपने तो केवल उसी वोट को काउंट किया जो सबसे ज्यादा मत जिसको मिला हुआ है। अरे भाई जिसको 5 लाख वोट मिला, 4 लाख वोट मिला, 3 लाख वोट मिला, उसका तो वोट बेकार हो गया। यहाँ है पहला पहले आओ पहले पाओ, दूसरे आओ खाली जाओ। लेकिन अनुपातिक में क्या है, नहीं, हर पार्टी को उनकी संख्या के अनुपात में सीट मिल जाएगी। इसलिए लोकसभा में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बनाया है। इसीलिए आप देखोगे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की समस्या क्या है, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता।
बड़े सारे मत बेकार जाते हैं। और कई बार आप देखोगे हमारे यहाँ ये फर्स्ट पास पोस्ट की समस्या क्या है, वोटिंग परसेंटेज और सीट परसेंटेज में फर्क होता है। हो सकता है किसी को, किसी पार्टी को हर जगह दूसरा स्थान मिले, तो वोट परसेंटेज तो मिला, सीट एक भी नहीं मिल पाई, क्योंकि सीट मिलने के लिए पहला स्थान पाना जरूरी है। इसलिए अलग अलग सिस्टम यूज कर लिया। तो लोकसभा वाले चुनाव में थोड़ी गड़बड़ी तो है, लेकिन फिर भी दोस्तों फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम साथ अच्छी बात क्या है, एक दल को बहुमत मिल जाता है, सरकार स्थायी बनती है। नहीं तो आप देखो, अगर अनुपातिक चुनाव प्रणाली हर जगह लगा दे तो नेपाल का हाल होगा। हर 6 महीने में सरकार बदल रही है। और यहाँ अनुपातिक क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई यहाँ जनता से चुनाव तो होना नहीं है दोस्तों, हमारे तो 90 करोड़ मतदाता है। यहाँ चुनाव ही करवा लेना बहुत बड़ी बात है, हर 6 महीने में चुनाव हो लेना, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। संविधान के बात बड़े बुद्धिमान थे, हिसाब से चीजों को चयन किया है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, बाकी कल।